अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज मुबारक के साथ अब्दुल कयूम साहब आज फिर स्वीडन से हमारा साथ देंगे। हुआ ये है कि कल लोगों ने काफ़ी तारीफ भी इनके प्रोग्राम की। कल जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी भी थी, मैंने भी इस पे एक प्रोग्राम किया था। और आज सुबह से मीडिया पे आके कभी मरियम कभी कोई अदालतों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। समझ से बाहर है कि ये लोग पाकिस्तान में क्या चाहते हैं। बर्बाद तो ये कर ही चुके हैं, पाकिस्तान को तबाह भी कर चुके हैं। लोगों को जिस तरह जिल्लत और रसवाई के साथ वहाँ ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है, उसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। रात एक दोस्त पाकिस्तान से आए, कहने लगे यार इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं कहा सर आप वहाँ पे जिन लोगों के साथ बैठते उठते हैं वो काफ़ी अमीर लोग हैं, आपको क्या पता कि गरीब क्या है, गरीब पे क्या गुजरती है। और हमारे वहाँ पे आपको ये भी इल्म है कि गरीब के मोहल्ले में तो कोई अमीर रहना पसंद नहीं करता, तो उनको कैसे पता चलेगा कि गरीबों पे जो इस वक्त जिंदगी है वो जहन्नम बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम मुबारक साहब। सर ये मुझे बताइए, सुबह से मीडिया पे बड़ी आके शोर मचाया जा रहा है कि हम इस फैसले को नहीं मानते, और कल से ये ड्रामा शुरू हो गया जो इनका तरीका वारदात है। सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा या अब कोई सख्त एक्शन लेगा? बिल्कुल लेगा सुप्रीम कोर्ट। अगर ये इलेक्शन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनका सारा शेड्यूल भी दे दिया है कि फलां तारीख को ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। गवर्नमेंट को भी बता दिए 10 तारीख को 21 अरब रुपए हमें चाहिए। और अभी इलेक्शन कमिश्नर जो है उसका एक बयान अभी चला है, उसने बोला है जी हम सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर्स हैं उसको पूरा फॉलो करेंगे, और हमने भी गवर्नमेंट से फंड द्वारा और सिक्योरिटी के लिए लिख दिया है कि हमें फंड भी दें और सिक्योरिटी भी दें। बात यह है मुबारक साहब कि ये पाकिस्तान इनके बाप की जायदाद तो है नहीं, लेकिन इन्होंने अपने बाप की जायदाद से भी ज्यादा कब्जा कर लिया है हमारे मुल्क के ऊपर। अभी ये कौन लोग हैं? आप यूरोप में रहते हैं, आप देखें कि इटली के अंदर हमने देखे हर 6 महीने बाद इलेक्शन होते थे। वो हर 6 महीने उनकी गवर्नमेंट ही बनती थी, नए इलेक्शन। यहाँ स्वीडन में भी अभी नहीं, लेकिन कुछ अर्सा पहले यहाँ पे भी इस तरह हुआ था कि इनकी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी तो फिर इन्होंने इलेक्शन करवा दिए, 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवा दिए दोबारा। कोई किसी ने नहीं बोला कि हम नहीं कराएंगे, ये है वो है, हम जजिस को नहीं मानते, इसको नहीं मानते। यानी अगर जमहूरियत, अगर आप कहते हैं कि हम जमहूरियत तो पाकिस्तान में है नहीं, इस्लाम पाकिस्तान के अंदर है नहीं, जस्टिस अभी अगर हम कहें कि आज तक तो नहीं हुआ 75 साल में, लेकिन अगर हमारे जजों का जमीर उनका जाग पड़ा है तो हम उसको खुशाइंद कहेंगे, बोलेंगे पाकिस्तान के लिए, हम उनको मुबारकबाद भी देंगे, हम उनको सपोर्ट भी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो बनाना स्टेट से भी नीचे चला गया है। ये मुल्क किसी के बाप का नहीं था, ये मुल्क एक बनाया गया था पाकिस्तानियों के लिए, इस्लाम को मानने वाले के लिए। और यहाँ सिर्फ इस्लाम नहीं था, यहाँ पे और भी बड़े मजहब थे, हिंदू भी रहते थे, क्रिश्चियन भी रहते थे, यहूदी भी यहाँ रहते थे कराची में, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबके लिए एक मुल्क बनाया गया था, और वो मुल्क के अंदर सबको आजादी दी गई थी। कायद आज़म ने बोला था हर मजहब का आदमी, हर मजहब के लोग उनको फुली आजाद, हम आजादी देंगे अपने मजहब की, जब चाहे जहां चाहे वो अपने मजहब की पूजा करें, और उसमें उनकी पूरी मुआमलत की जाएगी। ये कायद आज़म का एक कंसेप्ट था। लेकिन बाद में जैसे 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 आपको पता है 75 साल में इस मुल्क के साथ क्या क्या हुआ, कौन कौन लोग आए, किस तरह इसको लूटा गया, किस तरह इसको घसीटा गया, आज तो कंगाल हो गया पाकिस्तान। अभी कंगाल है, और ये जो क्रिमिनल्स बैठे हैं 14 पार्टी के सरबराह, इन्होंने इसको आखिरी जो होती स्टेज वहां तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के पास ना पैसा है, ना जमहूरियत है, ना इनके पास इकानमी है, ना इनका कोई सिस्टम चल रहा है, सारे अदारे फेल हो गए, कुछ भी नहीं चल रहा पाकिस्तान का। और अभी ये समझते हैं कि जरदारी के बाप का मुल्क था, या ये मरियम जो पैसे की औरत नहीं है, नालायक तरीन औरत है, जिसको कभी भी किसी दाखला नहीं दिया, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटियों में, ना स्कूलों में भी इसको धक्के मार के निकाला लोगों ने। ये बकवास कर रही है, जरदारी का बेटा बकवास कर रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और भी जो घसीटे हुए, जो काम चोर और मुल्क चोर और जमीर फरोश और मुल्क के दुश्मन लोग बकवास कर रहे हैं पार्लियामेंट में।
हकीकत में मुबारक साहब इनके साथ होना ये चाहिए था कि मुझे एक चीज का अफसोस इसलिए है कि खान जो ये इमरान खान है इसने 3 साल के अंदर वो काम नहीं किया जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये भी ढीला हो गया था। बाजवा इसके सर के ऊपर चढ़ गया था, बाजवा इसको डिक्टेट करता था, ये मानता था। तो मुल्क ऐसे नहीं चलते, मुल्क आइन के ऊपर चलते हैं। आइन में सबको आजादी दी गई है, चाहे वो मजहब है, चाहे वो रंग है, या किसी भी उसको ना काला किसी का या मजहब का ये किसी जगह जिक्र नहीं है। सब लोगों को आजादी है, पाकिस्तानियों को आजादी है। वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, नौकरी ढूंढ सकते हैं, ये आइन में तो है। लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया सर। आज आपके सामने अलल ऐलान आइन को नहीं मान रहे। तो ये मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, चाहे वो 2 हैं या 4 हैं या 10 हैं या 20 हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो उनका बास होता है। उसकी बात को भी ये जलील कर रहे हैं, उसको उसके मुंह पे भी चपेड़े मार रहे हैं, तो ये बच के नहीं पाएंगे। ये अलग बात है कि वो बकवास कर रहे हैं, चूंकि पैसे का जोर है, सारा पैसा उनकी जेब में है। उनको पता है पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, इनकी सारी दौलत अपनी इन्होंने लुटेरों ने दुबई में और आगे पीछे दुनिया में जमा की हुई है। वो पैसा इनको मजबूर कर रहा है कि बके, और पाकिस्तान के अवाम इतनी बड़ी अवाम है मुबारक साहब के, अगर ये लोग निकले बाहर तो इनको घेरा डालें, इनको पकड़ें। जी ये जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, जब तक इनको फांसी नहीं दी जाएगी, जब तक इनकी जायदादें तमाम जिनके ऊपर ये तकबर कर रहे हैं वो नहीं इनकी जब्त की जाएंगी, और फिर इनको हमेशा के लिए जूते मार के इनको इस मुल्क से निकाल दिया जाए। ये जो इनके VVI पासपोर्ट्स मिले हुए हैं, VIP लॉन्जेस से गुजरते हैं, इनको घर में गार्ड बंगले कोठियां मुफ्त दिए, तो ये सब कुछ फतूर ये है। ये सबसे बड़ा फितना है जिसकी वजह से इन लोगों के दिमाग जो है वो आम इंसानों को इंसान नहीं समझ रहे। पाकिस्तान के अंदर ये किसका मुल्क है, इनके बाप का नहीं है। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन तो इंशाल्लाह होंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि इस दफा जो इमरान खान आएगा हुकूमत में तो उसके काफी सारी तब्दीलियां उसके अंदर आ चुकी होंगी, और हम भी उसको प्रेशर देंगे। ये तुमने जो 3 साल पहले किया था, ये वो जमाना अभी नहीं चलने वाला। अभी इन तमाम चोरों को पहले पकड़ो, तमाम माफियाज को, तमाम मुल्क के दुश्मनों को, और इनका अशर वही करो जो दुनिया में मुल्कों ने किया, और इसके बाद वो मुल्क आजाद हुए, और इसके बाद उन्होंने तरक्की की। सर एक सवाल है, वो ये है, जरा मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि मरियम ने कहा मुझे नाअहल करार देते हैं तो दे दे, तो मरियम तो पहले ही नाअहल करार दी हुई है, अब उसको क्या नाअहल करार देना? उसके कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई कदर नहीं है, वो कोई किसी स्टेटस की औरत नहीं है। वो तो एक सिर्फ एक डाकू की बेटी है, बस एक डाकू की बेटी जिसने पाकिस्तान को लूटा। और बीवी उसकी है जो एक कैप्टन होता है, वो 16-17 ग्रेड का अफसर था, इसने उसके साथ क्या क्या किया अखबारों में मौजूद है, आपको सब पता है। तो ये किस तरह ये बकवास कर रही है, ये बहुत बड़े बकवास कर रही है, और मेरे ख्याल में इसका रिजल्ट इसको मिल जाएगा इंशाल्लाह। लोग इसके पीछे लगे हुए हैं, लोग दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं, जो तौहीन करती जा रही है, इस तरह और भी लोग हैं, तो इनको सजा जरूर मिलेगी। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक बड़ा अहम सवाल है। कल की बड़ी यहाँ पे आपने देखा पार्लियामेंट में और इधर उधर जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े कारनामे हैं। आज सर से पूछेंगे कि भुट्टो के क्या कारनामे। एक ब्रेक लेते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ। ख़वातीन की तरफ से एक सवाल है कि क्या हमें जो सहरी और इफ्तारी हम करवाती हैं, खाना बनाती हैं, तैयार करती हैं, फ्रूट चाट, पकौड़े, समोसे, जो भी जिन घरों में बनता है, क्या उसका सवाब मिलेगा? बिल्कुल, इसका भी अल्लाह ताला ने अजर रखा हुआ है। हाँ, मुझे ख्याल आया कि जब ये सारा कुछ हो जाए, बर्तन उठा के जब धोने लगे तो बुड़ नहीं कर रही, क्योंकि उससे सवाब ज़ाया हो सकता है। तो इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखें तो अजर मिलेगा। अगर बुड़ करोगी तो फिर मुझे no. जी नानी, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत दोबारा आ जाए। सर ये मुझे बताइए, मेरा ख्याल है आपके साथ 1 साल हो गया प्रोग्राम करते हुए, इतना तो हो ही गया है मेरा अंदाजा। मैंने कभी आपका नहीं पूछा कि आपका मजहब क्या है, आपका फिरका क्या है, आपने कभी मेरा नहीं पूछा। मुझे कॉमर्स में बड़े लोग लिखते हैं, उनके लिए मेरा वैसे एक मैसेज है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और अपने आप को पाकिस्तानी बनाएं, एक कौम बनाएं, किसी के मज़हब पे इतना टाइम ज़ाया ना करें। बेहतर है कि अपने मज़हब पे वो टाइम ज़ाया करें।
अच्छा सर, ये बताइए कि भुट्टो के क्या कारनामे हैं? कहते जी भुट्टो ने बड़ा वहां पे कोई ऐसे कारनामे अंजाम दिए हुए हैं, कोई 90 साल मसला हल किया, 90,000 जंगी कैदी लाया, और बांग्लादेश भी भुट्टो ने बनाया। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल झूठ है। मुबारक साहब, इतना बड़ा झूठ है कि कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी ज़हीन आदमी, कोई भी अकल रखने वाला आदमी, कोई भी विजनरी इन तमाम पॉइंट्स की नफी करेगा। भुट्टो एक लालची इंसान था, झूठा था, मकार था, मदारी था। वो अंग्रेजी बोलना, पाकिस्तान में जहां हमारी उर्दू जुबान थी तो अंग्रेजी बोल के लोगों के ऊपर रौब डालना पार्लियामेंट में और यूनाइटेड नेशंस में, ये कोई बड़ी कामयाबी नहीं है और ये किसी लायक बंदे की कोई खूबी नहीं है। हम इसको नहीं मानते। हम यूरोप में रहते हैं, यहाँ हमारे मुल्कों में अपनी जबानें लोग बोलते हैं और वो फख्र करते हैं कि हम जर्मनी बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, हम स्वीडिश बोलते हैं, हम इटालियन बोलते हैं, हम फ्रेंच बोलते हैं। वो फख्र महसूस करते हैं कि हम अपनी जबान बोलते हैं। वो रशियंस बोलते हैं, वो बाकी मुल्कों के जितने यूरोप के 28, 30, 35, 40 मुल्क हैं, वो सब अपनी जबानें बोलते हैं, बल्कि दुनिया का हर मुल्क अपनी जबान बोलता है। बात यह है कि भुट्टो इतना खतरनाक इंसान था कि उसने अयूब खान, चूंकि खुद अयूब खान भी एक डिक्टेटर ही था ना, जो उसने मार्शल लॉ लगा के कब्जा कर लिया था, तो उस डिक्टेटरशिप के अंदर इसने भी अपने आप को फिट वहां करने के लिए अयूब के नजदीक हुआ, वहां उसको बाप बनाया और एक पोस्ट ले ली वहां पे। उसको पहले तो कोई और मिनिस्टर था, फिर फॉरेन मिनिस्टर बन गया। तो ये जो भुट्टो था, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्ट जिसको कहते हैं, मौका परस्त किस्म का इंसान था। ये ना तो अच्छा मुसलमान था, ना इसकी बाप की भी, आपकी भी, इसकी माँ का आपको पता होगा, पूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की किताबों में, पाकिस्तान के अखबारों में। इसकी माँ हिंदू थी और उसके नेहरू के साथ बहुत खुफिया तलकात थे। लोग यहां तक कह गए कि ये बंदा जो था भुट्टो, ये नेहरू का बेटा है। आप इसकी शक्ल इंदिरा गांधी से मिला लें, इसके नेहरू से मिला लें, इसकी बोल चाल इसकी आवाज भी नेहरू की तरह है। तो ये सब बातें जो किताबों में मौजूद है और लोगों ने लिखा, और मैं समझता हूँ 100% सही है, उसको मैं ऐसे वेरीफाई करूंगा। ये लालची, ये मतलब परस्त, ये घटिया इंसान था। अयूब खान के साथ घुस के उसको फिर इसने डंग मारा और झूठ मारा कि अयूब खान जो था ताशकंद में कश्मीर को बेच के आ गया। मैं तुम्हें बताऊंगा उसने क्या बेचा है। वो बता नहीं सका। फिर इसके बाद किसी जलसे जुलूस में, मीटिंग में वो ये बात नहीं साबित कर सका कि अयूब खान ने ताशकंद के अंदर कश्मीर को बेचा था। ये बेचने की जो चक्कर था इसका, सिर्फ हुकूमत लेने के लिए। जब हुकूमत भी इसने ली तो वो मदारियों की तरह जम मारता रहा, इधर उधर झूठ सच करता रहा। शराबी आदमी था, शराबी भी था, सब कुछ था। तो ये उसका हशर क्यों हुआ? पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को इसने सरेंडर कराया था, या ये चूंकि शराबी कबाबी आदमी था उसके ऊपर इसने बोझ डाला कि तुम सरेंडर करो। ये अच्छी खासी, मुबारक साहब आपको याद है यूनाइटेड नेशंस में पोलैंड ने एक अच्छी खासी करारदाद पेश की थी कि दोनों मुल्क सीज फायर करें और पाकिस्तान की अफवाज को इज्जत के साथ वापस भेजा जाए। ये इसने फाड़ी थी वहां पे, क्योंकि ये बदनीयत, ये आरामखोर लानती आदमी था। वो फाड़ने के बाद फिर क्या हुआ कि इंडिया वहां इन्वॉल्व हो गया। उन्होंने, पाकिस्तान की फौज इतनी बड़ी तो थी नहीं, थोड़ी सी फौज थी, चारों तरफ इंडिया का घेरा था, समुद्र पे भी इंडिया का घेरा था। उन्होंने पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को सरेंडर करा दिया। ये एक बात याद रखें मुबारक साहब, कोई भी जनरल होता वहां पे, अगर नियाजी की किस्मत हार गई तो अलग बात है, लेकिन वहां कोई भी जनरल होता, वो वहां उसका असर यही होना था जो नियाजी का हुआ था कि वो गद्दार है, ये हो गया। नियाजी कोई गद्दार नहीं था। जो एक आर्म फोर्सेस का कमांडर होता है, उसको जो हुक्म मिलता है वो करता रहता है टू द एंड। तो इस बंदे ने पाकिस्तान को तोड़ा था अपनी कुर्सी के लिए। इस पाकिस्तान ने मुसल्लह अफवाज को जलील करने के लिए सरेंडर करवाया था। और इसके बाद जो इसका हशर हुआ, इसने पार्लियामेंट के अंदर जो गंद डाला, पार्लियामेंट से कानून जो बनाया तो इसने नहीं बनाया, पैसा पाकिस्तान का लगा। आपके पाकिस्तान के वकील काम कर रहे थे, उनको तनख्वाही मिल रही थी। जो ड्राफ्ट बने इसने नहीं बनाए, वकीलों ने बनाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी बीच में शामिल थे। तो जो आईन एक बना था वो कंप्लीट एक आइन नहीं था। आज भी उसको देखें कितनी अमेंडमेंट्स हुई, और आज भी उसमें जरूरत है कि बहुत सारी और अमेंडमेंट्स की जाए पाकिस्तान के लिए, आवाम, पाकिस्तानी आवाम के लिए। लेकिन ये इंसान ऐसा इंसान था जिसकी तारीफ नहीं हम कर सकते।
इसने मुसल्लह अफवाज को सरेंडर कराया, इसने पाकिस्तान को तोड़ा, इसने मजहब के अंदर फिरके बनवाए और उससे फिर फायदा उठवाया। और वो मुल्ला कौन था? ये मुल्ला फजलू का बाप, जिसको इसने बोला था कि अपने वो चेयरमैन, उसने सिक्योरिटी फेडरल फोर्स बनाई थी, उसको बोला था इस कुत्ते का मुंह बंद करो। ये वो अल्फाज हैं जो इंक्वायरी के अंदर लिखे गए, इस कुत्ते का मुंह बंद करो। वो इसके दफ्तर में गया, सर इसकी क्लैरिफिकेशन चाहिए मुझे, मुंह बंद करने का मतलब क्या? इसको मरवा दो या कोई? उसने कहा नहीं मरवाना नहीं, कुत्ते का मुंह बंद करो, उसके मुंह में हड्डी डालो। तो 1 करोड़ रुपया इसके बाप को, मुल्ला फजलू के बाप को, एबटाबाद के रेस्ट हाउस में कैश दिया गया। और यही फजलू का बाप, आरामखोर लानती शख्स जिसने दाढ़ी रखी हुई थी और पूरे मुल्क में फसाद डाला हुआ था, 1 करोड़ लेके कुत्ते का मुंह बंद हो गया था। इसके बाद कुत्ता भौंका नहीं था। ये वो लोग हैं, हम कैसे इसकी तारीफ कर सकते हैं? ये मुसलमान तो था ही नहीं। ये आपको मैंने बता दिया, ये एक हिंदू की औलाद था, इसकी माँ हिंदुआनी थी। और इसके बाद जो जो इसने मुल्क के साथ किया, उसका हशर इसको दुनिया में मिला, इसको सजाए मौत दी गई। इसके खानदान के साथ जो अल्लाह ताला ने किया वो दुनिया ने देखा। इसके बेटों को लोगों ने कत्ल किया, इसकी बेटी को कत्ल किया, इसकी बीवी तड़प तड़प के मरी। ये सब सजा थी वो जो इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ किया था। सो ये जो आइन, ये भुट्टो, ये पाकिस्तान का एटम बम इसने बाप ने बनवाया था। पाकिस्तान का सारा पैसा, भुट्टो वो आदमी था जब डॉक्टर अब्दुल कदीर ने कहा कि जब मैं पेरिस में ये आया हुआ था तो उसको मिलने के लिए मैंने कहा कि मैं एक साइंसदान हूं, भुट्टो से मिलना चाहता हूं, तो इसने इनकार कर दिया था। फिर उसने उसके अफसरों को बोला कि मैं एक बड़ा साइंसदान हूं, मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं। भुट्टो ने बोला नहीं नहीं नहीं, इस बंदे से नहीं मिलना। मतलब कि अगर वो वफादार होता तो वो कहता ये तो साइंसदान, इसको बुलाओ भाई, इससे अभी इधर सेटल करते हैं, ये कौन आदमी है, क्या है। ये सब बातें हैं जो इसके पीछे छुपी हुई है। पाकिस्तान का एटम बम इसने नहीं बनाया, साइंसदानों ने बनाया, पाकिस्तान का पैसा लगा। और ये शख्स जो था ये बहुत बड़ा मुनाफिक आदमी था। इसने फिर अपने नाम पे ऊपर तो फिर एक और मुनाफिक जो लंदन में बैठा हुआ है, तुम्हारे बाप ने एटम बम बनाया था, तू पाकिस्तान के एटमी बम को चलवाना ही नहीं दे रहा था। ये पैसे हजम करना चाहता था, 15-20 बिलियन जो दे रहा था उस जमाने में पाकिस्तान, अमेरिका का सदर। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को बदनाम किया, पाकिस्तान को कंगाल किया, पाकिस्तान के लोगों की इज्जत बिचवाई। पाकिस्तान के अंदर बड़े काबिल लोग हैं, उनको इस्तेमाल नहीं किया गया, उनको इस्तेमाल होने नहीं दिया गया, उनको अच्छी पोस्टें नहीं दी गई। और आज पाकिस्तान जिस डगर पे खड़ा है, आपको पता है, सारी दुनिया को पता है, वो पाकिस्तान की जड़ें काट दी गई है। एक्चुअली ये दरख्त ऊपर खड़ा है जो कि बगैर फल के और बगैर ग्रीन पत्तों के वो एक दरख्त की एक शक्ल है, खड़ी है। पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं रहा। और ये लोग जो है, जो पार्लियामेंट के अंदर बक रहे हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन है। जितने भी लोग बक रहे हैं, और इस औरत का तो पैसे की वैल्यू नहीं है। और इसी तरह दूसरी एक बरी में, वो तो एक किराए की घोड़ी है, किराए की घोड़ी। टाइम खत्म हो गया सर। बकते हैं, वो बकती है, उसको पैसा मिलता है। पाकिस्तान में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी पावर से इलेक्शन के लिए ऑर्डर दिया है, हुक्म दिया है। चलिए, बहुत याद शुक्रिया रखें, इसको कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान को इस दफा बहुत स्ट्रांग होके वजीर आजम बनना पड़ेगा, और सूबों के अंदर भी। और इन घटिया, इन पाकिस्तान के दुश्मनों, इन पाकिस्तान के जो जिन्होंने जड़ें काटी हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का पैसा खा लिया, कत्ल गारत करवाई, इनको, इमरान खान को, इन लोगों का पक्का बंदोबस्त करने का पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर, हमने बहुत सारे प्रोग्रामों में कहा। बहुत शुक्रिया सर, टाइम खत्म हो गया, आपका शुक्रिया सर। हाँ जी, थैंक यू। नाज़रीन, अभी सर ने जिस तरह बताया, एक बंदा खुद इस्लाम को नहीं जानता, वो लोगों को कह रहा है ये मुसलमान नहीं है। कैसा अजीब सवाल है। वैसे इधर कोई बंदा है जिसको खुद अपने मजहब का पता ना हो, वो दूसरों के लिए फतवे जारी करता है। ये है असल मसला। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहिए।